कृषि कानूनों को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है और देश के ज्यादातर हिस्से के किसान वो इससे सहमत नजर आते हैं या कम से कम इसके विरोध में नहीं दिखते हैं। लेकिन दिल्ली की सीमा पर पंजाब के कुछ बड़े किसानों का जो संगठन है और उसके अलावा कुछ और किसान संगठन है जो इसमें बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ये तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं। अब मैंने आपको किसानों से भी बातचीत करके दिखाई थी, मैंने खेत पर बात की थी, कुछ एफपीओ से बात की थी और मुझे लगा कि ऐसे और एफपीओ से जिसकी बात सरकार बार बार करती है और सभी जो कृषि विशेषज्ञ हैं, सलाहकार हैं, वो कहते हैं कि अगर कृषि की दशा सुधारनी है तो छोटे और सीमांत किसानों को एक साथ आना होगा। तो ऐसे ही एक संगठन जो मध्य भारत फार्मर्स कंसोर्शियम है, तो उसके योगेश द्विवेदी जी, मध्य भारत कंसोर्शियम ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, उसके योगेश द्विवेदी जी हमारे साथ हैं और अभी हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कृषि कानून है क्या और इसको लेकर इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार त्रिपाठी जी, नमस्कार। और साथियों, पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से और आप जो इसको सुन रहे हैं, मैं हमारे बॉर्डर में जो बैठे हुए किसान हैं उनके प्रति हम अपनी सहानुभूति और संवेदना व्यक्त करते हैं कि वो ठंड में जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं। बट दुर्भाग्य है मेरे साथ में, मैं मतलब इनफैक्ट वो उससे कम विचलित है हमारे जैसे बहुत सारे लोग कि इतनी ठंड में उनको मजबूर किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए, उनको गुमराह करके और बेचारों को उनको बैठे हुए हो और इस ठंड में। और शायद चूंकि मैं भी एक किसान के परिवार घर से हूँ और मेरे पिताजी भी खेती करते थे और हम अपनी खेती को अब व्यवसाय की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई भी किसान, अगर आप एक सामान्य किसान से पूछे कि इस कानून को लेकर के जो भ्रांतियां फैलाई गई है और जिस तरह से अलग अलग लोग राजनीतिक और विभिन्न कारणों के कारण, मुख्यतः ये तो जो नुकसान होने वाला विरोध करना चाहिए तो जो उन मिडिल मैन, उन बिचौलियों को, उन दलालों को धरने में बैठना चाहिए जिन्होंने काफी खेती से जिनको की काफी कमीशन मिलता है, चाहे वो पंजाब की मंडियों से मिल रहा हो या विभिन्न माध्यमों से मिल रहा हो। किसान के लिए तो ऐसा कोई कारण दिखता नहीं है। और इसके बावजूद भी मैं आपसे कुछ सीधे सवाल पूछता हूं जिससे थोड़ा स्पष्टता हो। सबसे पहले तो यही आप बताइए, ये जो आपकी कंपनी है मध्य भारत कंसोर्शियम ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड, तो ये है क्या? आप कह रहे हैं कि किसानों की कंपनी है, तो जरा इसके बारे में पहले बताइए संक्षिप्त में, उसके बाद फिर हम इस कानून पर और जो इसकी मुश्किलें हैं या कहें कि जो इसमें भ्रांतियां हैं, भ्रम है, उस पर बात करेंगे। साथियों, ये जो मध्य भारत कंसोर्शियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो कि किसान उत्पादक कंपनियों का, संस्थाओं का परिसंघ है, ये कंपनी और सामान्य कंपनी में साथियों केवल हमें अंतर इतना होना पड़ेगा कि जो प्राइवेट साधारण कंपनी होती है उसके दो तरह के, प्राइवेट और एक पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी सामान्यतः जिसमें जो स्वामित्व होता है वो कुछ व्यक्तियों का होता है, उसका मुनाफा जो है वो व्यक्ति लेते हैं जो कंपनी बनाते हैं। ये जो संस्था हमारी है ये किसानों की संस्था, 100% ये जो स्वामित्व है इसमें किसानों का है, किसान संस्थाओं का है। मैं एज ए कर्मचारी इसमें काम करता हूं, मैं इसका मालिक नहीं हूं और मैं इस काम को कर रहा हूं काफी समय से। और इसका जो भी मुनाफा, जो भी फायदा होगा हमारे साथ जो जुड़े हुए किसानों का। तो जो किसान उत्पादक कंपनी या संस्था, एफपीओ शब्द आप लोग, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वो कोऑपरेटिव अधिनियम में भी पंजीयन होता है और कंपनी अधिनियम में भी होता है। और ये कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन इसका हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश के 43 जिलों में 1,67,000 किसानों के साथ कार्य कर रही है। और इसका जो उद्देश्य हमारा ये है कि किस तरह से हमसे जुड़े हुए जो किसान हैं उनके उत्पादों को हम बेहतर मूल्य दे सके और उनको जो खेती में जो आदान लगता है, जो खेती में जो उनको खेती करने के लिए जो खाद, बीज और विभिन्न प्रकार की जो आदान सामग्री लगती है, उसको हम कैसे बेहतर उत्तम क्वालिटी का और कम दाम में उनको पहुंचा सके, ये हमारा उद्देश्य है। और इसी को लेकर के हम अपने विभिन्न एफपीओ संगठन के माध्यम से करीब 43 जिलों में मध्य प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं। आप बता रहे हैं योगेश जी की करीब 1.5 लाख किसान आपकी कंपनी से जुड़े हुए हैं और आप कह रहे हैं कि 2 काम आप करते हैं इसके जरिए। एक तो किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर बाजार दिलाना जिससे कि ज्यादा अच्छी कीमत उनको मिल सके, और दूसरा
जो इनपुट लगता है, यानी बीज है, खाद है, दूसरी जो सहूलियत है, या फिर खेती भी वो क्या करें, कौन सी उपज करें, ये सब आप सलाह देते हैं। तो मुझे जरा ये बताइए कि आपकी अपनी कंपनी में जो किसान जुड़े हुए हैं 1.5 लाख के आसपास, इनमें क्या ऐसा अलग हो जाता है कि उनकी उपज की कीमत बेहतर मिलने लगती है? क्या ऐसा अलग हो जाता है? देखिए, इसमें कई तरह के काम हम लोग करते हैं। जैसे एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि बाजार में क्या चल रहा है, बाजार में किसका बेहतर भाव मिलता है, ये सूचना हमें अपने किसानों तक पहुंचाना महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे कि किसान उगा रहा है कुछ, जो उगा रहा है उसको मालूम नहीं कि बाजार में भाव कैसे मिलता है। जैसे कि मैं उदाहरण दूं आपको कि अभी हम लोग गेहूं, मध्य प्रदेश में यहाँ गेहूं काफी चलता है। गेहूं की कुछ वेराइटीज हैं, जैसे कि हमारा एक HI 1418 है, या हमारे पास इस तरह की कुछ नई वेराइटी भी अभी आई हुई है जो कि सरबती जैसी है, क्योंकि हमारा प्रदेश सरबती का। तो वो वेराइटी किसान जो है, भी पुरानी वेराइटी लगाते थे, प्रजाति लगाते, जो कि लोकवन है, और बहुत सारे WS 47 है, जो कि देखने में भी और जिनको की बाजार भाव कम मिलता है। तो अगर जो अच्छी नई वैरायटी है, अगर उनको हम जिनका की भाव भी ज्यादा है, तो वो सूचना हम किसानों को पहले तो पहुंचाते हैं, तो जो उत्पादन में होता है। फिर दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है कि उत्पादन करने के लिए जो सामान्यतः किसान है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस का ज्यादातर प्रयोग करते हैं हमें, और जो दूसरे उर्वरक है, जैसे कि जो हमारा सेकेंडरी एलिमेंट जिसको हम बोलते थे, पोटास है, सल्फर है, और तो ये पोटास के प्रयोग करने से गेहूं में चमक आती है। तो इस तरह की जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस है, साथ में हमें जो समन्वित फसल जो होते हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का हम लोग उनको उसमें जो INM इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में बात करते हैं कि खाद केमिकल के साथ साथ हम जो जैविक और दूसरी खादों का प्रयोग करें ताकि खेत की जो उर्वरता बनी रहे। तो ये एग्रोनॉमी में भी हम उनको एक्सटेंशन और एग्रोनॉमी सपोर्ट करते हैं। दूसरा, जब इनका उत्पाद होता है तो उत्पाद को हमें ये कि कहाँ इसका बाजार अच्छा है, तो वो बाजार में उसको लिंक करने में, क्योंकि देखिए अकेला किसान अकेले अपने उत्पाद को उसकी सीमित है, वो मंडी तक ही सीमित है, उससे ज्यादा या बगल में कोई गांव में या हड़तिया कोई उनका उत्पाद खरीद लेता है, या अधिक से अधिक जो MSP सेंटर है, तो ये ही उनके दायरे हैं, उस दायरे से वो बाहर नहीं जा पाते, उनकी अपनी सीमितता है। तो इन संगठन का लेकिन जो किसान इस कृषि कानूनों को रद्द करने की बात कर रहे हैं, तीनों कृषि कानूनों, तो वो कह रहे हैं कि MSP कम से कम हमारी पक्की तो है, यहां हम चले जाएंगे बाहर और कल को MSP और मंडी कमजोर हो जाएगी और जो हमें कीमत मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी, और फिर हम क्या कर पाएंगे, हम तो कॉर्पोरेट के सामने लड़ नहीं पाएंगे। तो सबसे ज्यादा डर तो उनको इसी बात का है। जी देखिए, ये डर जरूर है, बस इस डर में मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी और बाकी वाणिज्य मंत्री जो है, रेलवे, जो जो लोग हैं सब वरिष्ठ, सभी ने ये बोला है कि MSP खत्म नहीं होगा। MSP सरकार खत्म है। अभी देखिए, अभी मनोहर लाल खट्टर जी ने हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री, अगर MSP खत्म होता है अगर कहीं, तो हम राजनीति छोड़ने की बात हो रही, मतलब जिम्मेदारी से साथ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कोई भी कुछ बोल रहा है। मैं ठीक है, ये सरकार कह रही है, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि जी। ये किसान को ये डर है कि वो MSP से कम बाहर हासिल करेगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि आप किसान संगठन चला रहे हैं? देखिए, मैं आपको उदाहरण बताऊं, मैं भोपाल जिले में हूँ। हमारा अभी गेहूं की खरीदी हम लोगों ने ये कोरोना काल में हमने अपना सीहोर जिले में, हमारे जो किसान है वहां से हम लोग खरीद रहे थे, और उस समय 1925 रुपए गेहूं का मूल्य था, जो समर्थन मूल्य था। हमने करीब 3000 कुंटल गेहूं खरीदा है टोटल, मतलब हमारी संस्था, बाकी ओवरऑल तो हम लाखों कुंटल। हमने जो हमारा औसतन मूल्य है 2050 रुपए औसतन मूल्य, जबकि हमने 2100 भी दिया है और 2200 में भी हुआ है। औसतन मूल्य 2050 में हमने खरीदा है, जिसमें कि हमारे जो भी वेराइटी, जैसे मैं बताया आपको कि हमारे तरह के किसान जिनके साथ उत्पादन कार्यक्रम ले रहे, तो MSP से ज्यादा हुआ है। MSP किससे हमारा कोई भी कंजी कम नहीं। हाँ, जिनकी क्वालिटी थोड़ा खराब है या जो किसान हमारे से नहीं जुड़े हुए, वो MSP में खुश है। लेकिन देखिए, MSP तक ही केवल सीमित रखना, MSP कोई बोलते हैं कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो डर ये है कि नहीं हमें ज्यादा मिल ही नहीं सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है बात। आप बताएं कि सोयाबीन में कितनी सरकार MSP खरीद रही, कपास में कितनी MSP खरीद रही, मक्के में सरकार कितनी MSP खरीद रही। मक्के में की जरूरत है कि मक्के का मूल्य डाउन है, ठीक है, और आप
जी ये देखिए कि जो हमारे आंदोलन करने वाले किसान, अभी मैं दक्षिण भारत के किसानों से बात कर रहा था कल शाम को, उनका ये कहना है कि सर हमारी धान कितनी, आप बोलते हो कि इतना % खरीदा, अब आपका वॉल्यूम, हमारी धान कितनी सरकार खरीद रही, हमारी मक्का कितनी खरीदी, हमारी कोदो कितना खरीद रही, हमारी कुटकी, हमारी ज्वार, ये सब हमारे देश में केवल धान गेहूं के किसान नहीं है, हमारे देश में जो है 50 की फसलें उगाई जाती हैं, और आप किसका गेहूं, तो क्या आप योगेश जी बस थोड़ा सा रुको, आप थोड़ा सा जो है ना, हाँ ये अभी ठीक हो, या नहीं तो आपका चेहरा जो है वो कटने लगता है, तो ये थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा है। जी 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 जी। तो मेरा जो निवेदन ये था कि जो एमएसपी केवल एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है और हमें न्यूनतम तक सीमित नहीं रहना चाहिए। देखिए किसान को हमें ये जो ये मेरे को याद है, ये दौर जो है, जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये 1990 में जब WTO में भारत ने साइन किया था, सिग्नेटरी था, जब मैं कॉलेज में था और हम लोगों ने आंदोलन में भाग लिया था कि हमारा देश दोबारा गुलाम होने वाला है और यहाँ बड़ी कंपनी आकर के और कब्जा कर लेगी, और जो आज पार्टी सत्ता में उससे विपक्ष में थी और हम लोग स्टूडेंट उसमें आंदोलन में थे, लेकिन वो हमारा जो अंदाज था वो गलत साबित हुआ। आपको मालूम है कि उसके पहले हमारा गिरवी हुआ था सोना, और हमारी इकोनॉमी जो है बहुत बदतर स्थिति में हम लोग थे, और आज देश में जो है दुनिया में हमने अपनी इकोनॉमी, क्योंकि हमारे लोग, हमारे जो यहाँ के युवा है, उन्होंने अपनी पूरी दुनिया का जो बाजार है उसमें सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी में और हर क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। तो हमारे किसानों को हम कब तक उनके हाथ कटोरा लेकर के क्यों देना चाहते हैं? ये समर्थन मूल्य कटोरा है, देखिए ये डराने का है। हम ठीक है, हम मानते हैं कि चाहिए, हम ये बिल्कुल हम इसके समर्थक है कि समर्थन मूल्य होना चाहिए, लेकिन समर्थन मूल्य ही अंत, जो सरकार ने जो नए कानूनों के माध्यम से जो कृषि में सुधार, जो बाजार को खोलना चाहती है, बाजार में देखिए सत्य है कि जब भी कोई बड़ा व्यापार हो, इन्वेस्टर है, वो वहां पे अपनी फैक्ट्री तभी लगाएगा जब उसको रॉ मटेरियल सुनिश्चित होगा, जब उसको ये खरीदने की आजादी होगी। किसानों को वो कहीं से भी कर आज, लेकिन योगेश जी थोड़ा सा पॉइंटेड हम लोग बताएं जिससे जो दर्शक सुने उनको समझ में आए जी, क्या फायदा, कैसे आप लोग जैसे जो डील करते हैं वो कंपनियों से डील करते हैं, किससे आप लोग सौदेबाजी करते हैं? देखिए हम लोग दो तरह से, जैसे हम बताए अभी जो नया कानून आया, जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं कि मध्य प्रदेश में ये कानून सभी राज्यों में लागू हुआ 6 जून के बाद। 6 जून के बाद हम लोगों ने यद्यपि सब्जियों में तो पहले से हटा दिया गया था यहाँ पे, फिर भी ज्यादातर लोग मंडी जाते थे, इसके बावजूद भी हम लोगों ने करीब 50 और 75 हजार कुंटल हमने प्याज किसानों से खरीदी, और गांव में हमने को 2 रुपए ज्यादा भाव दिया। हमने जो बाजार में जो रेट था उससे 200 रुपए कुंटल भाव दिया, किसानों के घरों में हमने जाकर के वहीं से प्याज खरीदा, ठीक है। और इसके बाद ये काम हम पहले करना हमारे लिए आसान नहीं था, ये काम इस कानून के आने के बताएंगे कि किस वक्त आपने खरीदा, क्या भाव चल रहा था और कितना आपने दिया? नहीं, हमने 800 रुपए चल रहा था। मैं तो बताऊं कि मई की बात है, मई जून की बात है, उस समय प्याज का भाव बहुत कम था। ये तो अचानक बाद में प्याज जब काफी खराब हो गई तो वर्षा लगातार होती रही, पर उस समय 8 रुपए भाव चल रहा था, 7 से 8 रुपए, और हम लोग 10 रुपए में प्याज की खरीदी, किलो की मैं बात कर रहा हूँ, प्रति किलो से हमने खरीदा किसान को, और किसानों को मंडी नहीं आना पड़ा, वहां से उनके घर के पास में ही हमने जाके घर में ही वहीं पे उनके फार्म गेट पे ही हमने खरीदी की थी। इसके पश्चात देखिए अभी हम लोगों ने अभी सोयाबीन, फिर आपने उस प्याज का क्या किया? हमने प्याज तो खरीद के, खैर हमने तो सरकार की ही किसी योजना में हमने एक बफर स्टॉक बनाना था सरकार को, तो हमने उनको बेच दिया। तो हम लोगों ने उनको जो है 10 रुपए में, हमको उसमें से 25 पैसे कुछ हम लोगों ने, क्योंकि संस्था हमारा उद्देश्य था किसानों को भाव मिल जाए, और सरकार का नाफेड को जरूरत था बफर स्टॉक में, हमने बफर स्टॉक में उनको दे दिया, क्योंकि उनको बफर स्टॉक क्रिएट करना, मूल्य रोकने के लिए उन्होंने, लेकिन उतना बड़ा वॉल्यूम नहीं था कि वो पूरी जो इस बार प्याज बढ़ी, यद्यपि उन लोगों ने सेल करने की कोशिश किया बाजार में, तो वो काम किया। अभी वर्तमान में हम लोग इस कानून के आने के बाद, जैसे अभी हम लोग मंडी के बाद हम लोगों ने 5 सेंटर खोले, हमने उज्जैन, आगर, सागर, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा। यहाँ पे हमारे जो एफपीओ मध्य भारत, हम लोग चूंकि खुद भी एफपीओ है, हमने 3 सेंटर हमने खोले, 2 हमारे पार्टनर जो संस्थाएं हैं उन्होंने खोली। हमने मंडी का, हम ऐसी जगह पे अपने केंद्र खोले जहां पे मंडियां नहीं है पास, ठीक है। और अब हमारे किसान के पास हम उनको एसएमएस करते हैं, एसएमएस से हम उनको कल का जो हमारे नियरेस्ट आसपास की जो सबसे बड़ी मंडी है जिसका अधिकतम भाव है, वो हम उनको भेजते हैं एसएमएस में रजिस्टर्ड करके, उनके पास जाता है। अब उनके पास चॉइस होता है कि वो हमारा भाव ही देखते हैं, वो मंडी का भी उनके पास खुला है, या उनके पास तीसरा कोई भी खरीदार है वहां भी। किसान आता है हमारे यहाँ, अगर वो क्वालिटी चेक करता है, उसको लगता है कि ये भाव हमको ठीक लग रहा है, वो हमारे यहाँ देता है, अब उतारेगा माल, नहीं लगता है उसको, वो आगे गाड़ी अपना बढ़ा करके ट्रैक्टर लेके आगे चला जाता है। अब किसान के पास व्यापारी भी गांव में आते हैं, मतलब पहले जो व्यवस्था थी केवल आइदर व्यापारी या मंडी,
दो ही है, तीसरा आपके पास विकल्प नहीं है। ये जो नया कानून आने के बाद ये चॉइस देता है, ये आपको आजादी देता है किसानों को कि आप जो खुली व्यवस्था में आप अपना माल कहीं भी बेचने के स्वतंत्र हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको सरकार की जो व्यवस्था है, जो एमएसपी है, वो चलेगा ही, उसको सरकार बंद करने का ना कोई इरादा है ना होगा, लेकिन हमें अगर एमएसपी इससे ज्यादा बेहतर मूल्य मिले तो हम अपना माल क्यों ना बेचें। और दूसरी फसलें, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारे बहुत सारे किसान हिंदुस्तान में जो दूसरी फसलें लगा रहे हैं, आज मक्के की हालत खराब है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे चूंकि कोरोना और इसके कारण जो पोल्ट्री फीड में मक्के का प्रयोग कम हो रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहे, तो इसके कारण मक्के में सरकार की मक्के की मांग कुछ नहीं हो रही, केवल धान गेहूं की बात होती है। दूसरी जो हम बताया स्मॉल मिलेट है, कोदो कुटकी है, इन किसानों के इनके क्या करते हैं, ये बेचते हैं, और बहुत बड़ा दायरा है। देखिए अभी भी एमएसपी में जो सबसे बड़ी विसंगतियां है कि एमएसपी में जो लोग आज कुछ पेपर में निकाला है, बट मैं पूरी तरह से असहमत हूं और मैं प्रूफ कर दूं, क्योंकि एमएसपी में ज्यादातर लोग बिचौलिए ही एमएसपी का फायदा ले रहे हैं। एमएसपी में छोटे जो गरीब किसान, छोटा किसान 10 कुंटल 5 कुंटल, वो तो इंतजार नहीं करता एमएसपी तक का, पंजीयन उसके नाम पे कोई दूसरा कराता है, माल कोई दूसरा तौलता है, और पैसा किसानों के खाते में सरकार ने किया है वो चेक लगा के ले लेता है। तो एमएसपी तो जो समर्थक लोग हैं वो एमएसपी का फायदा ले पाते हैं, क्योंकि एमएसपी में भी इतनी सारी उसकी विसंगतियां हैं क्वालिटी चेक के नाम पे। आप जो है योगेश जी आप 5 ऐसे लाभ बताइए जो नए कृषि कानून आएंगे तो किसानों को लाभ हो जाएगा। 5 बिंदु। देखिए 5 में मेरा तो ये है कि 5 का तो मैं पहला तो यही है कि किसानों के पास एक तो चॉइस है कि जो नए केंद्र, जैसे हमारे जैसे संस्थाएं जो अपने केंद्र खोल रही मंडी के बाहर, आज के पहले हमें ऐसे केंद्र खोलने के लिए मंडी के बाहर 3 करोड़ रुपए लगती थी। अच्छा। मध्य प्रदेश जो फीस थी 3 करोड़ रुपए फीस थी, जिसको सिंगल मंडी लाइसेंस बोला जाता, जो आईटीसी और रिलायंस के पास था। हमारे लोगों तो सोच ही नहीं सकते थे। हमने पिछले 10 साल से इस कानून से कॉर्पोरेट सिर्फ खोल पाता था बहुत पैसा लगा के, अब आप किसानों का संगठन बना के, तो अब बस ये पहली बात है। ये लोग बोल रहे हैं कि कारपोरेट को फायदा, अरे भाई आपको लगे कारपोरेट नहीं, किसी गरीब किसान का लड़का, गांव का एक बेरोजगार नौजवान भी अपना केंद्र खोल करके अपना माल इकट्ठा करके, और ये एक रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करा रहा है। साथ में ऐसे लोग जो सोच नहीं सकते थे उनके लिए संभव हो गया। कितनी है योगेश जी, अब कितनी फीस है? अब फीस कुछ नहीं है अभी तो नए कानून में, तो जिसके पास पैन कार्ड है सरकार ने रखा है, और अगर आपके पास क्षमता है खरीदने की, अगर आप किसानों का भुगतान 3 दिन में करने की क्षमता है, 24 घंटे में करना है, अधिकतम 3 दिन, आप खरीद सकते हैं। बस ये है कि आपको सुनिश्चित करना होगा किसानों को। होगा ऐसे खरीद केंद्र को। अभी तो खरीदी केंद्र का पंजीयन का सिस्टम नहीं रखा, लेकिन अभी सरकार ने घोषणा किया है और पंजीयन कर। बड़ी बात आपने ये बताई कि कोई भी, अब जो पहले 3 करोड़ फीस लगती थी सिंगल लाइसेंस फीस के मंडी लाइसेंस के लिए, मंडी लाइसेंस के लिए, अब वो कोई भी किसान चाहे तो अपना खरीदी केंद्र खोल सकता है। अभी कोई फीस भी नहीं है, और चूंकि पंजीयन भी अभी नहीं जरूरी है, तो आप आसानी से खोल सकते हैं और आप खरीद कर सकते हैं। दूसरा पैन कार्ड उन्होंने रखा है। जी जी, तो इससे क्या होगा सर कि जो हमारा जो चॉइस है हमारे किसानों को, उनको अवसर अब ज्यादा मिलेंगे। मतलब मेरा ये कि कई सारी अगर दुकानें खुलती हैं तो कंज्यूमर को ही तो फायदा होता है। आपको याद होगा जब हम लोग छोटे थे, एक दुकान होती थी और उसी दुकान में सब लाइन लगाए। आज क्या है, जब से ज्यादा दुकान खुलेगी तो चॉइस ज्यादा बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली प्रतिस्पर्धा होगी, और उस प्रतिस्पर्धा का फायदा तो हमारे किसान को मिलेगा, उसको अवसर ज्यादा मिलेंगे। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा बड़ा मुद्दा मैं आपको उदाहरण बताऊं, जैसे कि आज मैंने तो गुजरात में भी काम करने का मौका मिला, झारखंड में भी। जैसे गुजरात में खेड़ा जिले में मैं काम करता हूँ, तो वहां जीरा होता है। अब जीरा वहां पे इस समय जब मैंने पता लगा, हमारे साथी वहां है, बोले साहब 175 रुपए 150 रुपए किलो आराम से आप ले सकते हो। आज मैं भोपाल में बैठा हुआ, 250 रुपए से के बारे में 300 रुपए डबल का रेट का अंतर है। अब कोई भी अगर किसान का लड़का, अगर हमारा खेड़ा जिले का या गुजरात का किसी का या किसी भी प्रांत का है, वो वहां से अगर 10 बोरा भी अगर इकट्ठा करके कहीं से लाद करके और ला करके और हमारी जैसे संस्थाओं से मिले यहाँ पे और करे, हम उसका विक्रय, चूंकि हमारा नेटवर्क है यहाँ पे, तो आराम से उसका जो है जीविका भी चलेगा और वो अपने किसानों को 50-200 रुपए ज्यादा उत्पादन दे पाएगा। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं और उदाहरण के साथ बता रहे हैं कि 175 का जीरा गुजरात के खेड़ा से लाइए, भोपाल में 250-300 रुपए में बेच दीजिए, आराम से। इन कृषि कानूनों के लाभ की बात करें। आगे बढ़िए योगेश जी। दूसरा जो एक और महत्वपूर्ण बात है कानूनों में, जो एक बात आ रही है, जो जिसमें डर है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के जो मुद्दा है, जिसमें कि हमारा जो तीसरा कानून था उसके अंतर्गत जो है कि एग्रीमेंट की बात हो रही है कि प्राइस एश्योरेंस कि जिसमें सरकार तो उसका नाम ही प्राइस एश्योरेंस रखा हुआ है, और जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उसको प्राइस एश्योरेंस एग्रीमेंट है वो, तो उसमें जो ये सहूलियत है कि आप अपना उत्पाद आने के पहले ही आप करार कर सकते हैं किसी खरीदार के साथ।
और ये इसके पहले भी कई बार सरकार ने प्रयास किया, तो चूंकि कोई कानून इसमें नहीं था तो इसको लेकर के थोड़ा डर था कि भैया अगर हम किसी से अनुबंध किया जाएगा, और नॉर्मली ऐसा हुआ भी कई बार। ये बात सही है कि जब अनुबंध होते थे तो दोनों पक्ष, जब किसान भाव बढ़ गए तो किसान पीछे हट जाता था, और कहीं ऐसा हुआ कि अगर किसी जो बायर है उसको कहीं उत्पाद सस्ता मिल गया तो वो कुछ बहाना लगा के पीछे हट जाता था, क्योंकि उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं थी। अब कानून बना के सरकार ये बोल रही है कि भैया अगर आपको इस तरह की, क्योंकि देखिए टमाटर आप देखेंगे, अगर हमारे पास देखेंगे कि जब भी ज्यादा उत्पादन सब्जियों का होता है तो ये रोज कहीं कि यहाँ पे किसानों ने आलू सड़क पे फेंक रहे हैं, टमाटर जो है फैला रहे हैं, दूध, ये नॉर्मल एक प्रक्रिया आपने देखा होगा। किसान हड़ताल पे रह गए, प्राइस अचानक कोलैप्स हो जाता है, ज्यादा प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब अगर आपके पास ये सुविधा है कि भैया मैं टमाटर लगा रहा हूं या कोई सब्जी लगा रहा हूं और मैं किसी बायर के साथ, खरीदार के साथ मेरा करार हो गया कि मैं 10 रुपए किलो अपना टमाटर बेचूंगा, तो कम से कम किसान अगर 10 रुपए भी, या इसी तरह प्याज के केस में जैसे बताया कि 8-10 रुपए हो रहा था, अभी 70 रुपए हो गया था प्याज का कीमत, तो जब उस तरह का प्याज का मूल्य, हमारे यहाँ 4 रुपए नहीं बिक रहा था प्याज, अभी 1.5 साल पहले की मैं मई अप्रैल की बात बताऊं कि 5-6 रुपए किसान रो रहे थे। अगर उनको कोई 15 कि नया कृषि कानून आने से एक और जो बहुत अच्छी बात हुई कि अगर ये प्रैक्टिस तो पहले से ही किसान करने लगा था कि कंपनी के साथ, किसी के साथ समझौता करते हैं, लेकिन उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं थी। अब कानूनी उस पे मुहर लग गई तो अब किसान के ही वो ज्यादा लाभ का है, और वो प्रोटेक्शन किया सरकार ने। देखिए जो बात लोग गुमराह कर रहे हैं, मैं बात स्पष्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार ने किसानों को ऊपर रखा है। सरकार ने ये स्पष्ट किया है कानून में कि किसी भी दशा में किसान को अगर लगता है कि यो हमें प्राइस ज्यादा मिलने वाला है या उसको वहां ज्यादा मिल रहा है, वो अनुबंध से पीछे हट सकता है, वो अलग हो सकता है, किसान को पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन जो खरीदार है, जो बायर है, वो किसी भी दशा में पीछे नहीं हट सकता है। अगर वो अनुबंध किया है उसको लेना पड़ेगा। अभी तो हमें लेटेस्ट जो हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे पिपरिया है, होशंगाबाद जिले में हुआ है कि जो फॉर्चून कंपनी थी जिन्होंने चावल का करार किया था, अब वो पीछे हट रही थी खरीदने से, क्योंकि इस बार रेट 27 रुपए है बासमती का हमारे यहाँ लोकल। अब उनको लग रहा था 20-22 मिलेगा, लेकिन एसडीएम को किसानों ने कंप्लेन किया और कंपनी ने पूरी तरह से जितना आपने करार किया है पूरा चावल आपको खरीदना पड़ेगा, और कंपनी खरीद रही है। एसडीएम ने ये कराया, लेकिन किसान तो योगेश ये भी कह रहे हैं कि ये एसडीएम वाला मसला ठीक नहीं है, अदालत में जाने का अधिकार हो। नहीं तो सरकार बोल दिया भाई साहब, सरकार ने तो बोल दिया कि ये जो है इसमें सरकार ऑलरेडी ओपन कर दी सरकार ने, इसीलिए तो बुला रही बातचीत करने के लिए। सरकार तो बोल रही कि हम तैयार हैं, हम किसानों को ओपन कर रहे हैं कि आप अदालत में जाए। सरकार ने आपकी मांग ऑलरेडी मान ली हुई है, और सरकार को, मैं भी पक्ष में हूं कि सरकार, किसान को मौका मिलना चाहिए, वो अदालत में अगर जाना चाहे वो भी खुला रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, इसमें जो डर पैदा किया कि किसानों की जमीनें गिरवी कर ली जाएंगी, सरकार के कानून की आप धारा 8 में देखेंगे, जो ये प्राइस एश्योरेंस का जो एग्रीमेंट का जो कानून है, उसकी धारा जो 8 है उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि किसी भी स्थिति में किसान की जो जमीन है वो किसी पेनाल्टी के रूप में या किसी के रूप में कभी भी बायर उसमें अधिग्रहण नहीं कर सकता, किसी भी दशा में। और चाहे किसान कुछ भी हो जाए, नहीं कर सकता, ना ही उस पर कोई लोन ले सकता है, ना ही उसको गिरवी करके या किसी बेच सकता है। तो ये किसान को सरकार ने जो है उसको हमेशा ऊपर रखा है सामान्य रूप से। तो ये डराने की बात जो है लोग कर रहे हैं, ये नहीं है। और हमें इस दायरे से बिल्कुल सही बात है कि अगर हमें अपने किसानों को आगे बढ़ाना है तो इन डर से और हमें जो है इन रास्तों से आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम किसान को जो है बेहतर बाजार और उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल पाएगा। जी ठीक है योगेश जी, मैं अब आखिरी सवाल आपसे पूछता हूं, या कहें कि अंत की तरफ चलते हैं, एक आध सवाल और पूछ लेंगे। आखिरी सवाल तो यही है कि अब किसान बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि क्या एक रास्ता ये होना चाहिए कि अच्छा चलो भाई इतने अड़े हुए हैं तो कृषि कानून रद्द कर दिया जाए, या क्या किया जाए? देखिए व्यक्तिगत तो मैं आपको बताऊं कि शायद मेरे बहुत सारे किसान भाई मेरे से नाराज भी होंगे, और मेरे को इस बात का है क्योंकि मैं उनकी दर्द समझ सकता हूं। शायद उनको लग रहा होगा कि मैं कहीं कमरे में बैठ के बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं भी आपके साथ, और मैं अभी खेत और गांव में मैं भी काम कर रहे हैं हम लोग। और ये बात सही है कि सरकार, हम सब शायद किसान को समझा नहीं पा रहे हैं, इसमें कोई कहीं चूक हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये बात सही है कि सरकार जो है वो पूरी तरह से ओपन है, सरकार ऑफर दे रही है, बात करने को तैयार है, और सरकार हर तरह के संशोधन को तैयार है। कृषि कानून रद्द हुए तो सरकार जो करेगी
अगर मान लीजिए कि वैसे तो सरकार नहीं करने जा नहीं, रही है, रद्द करने की मांग तो जायज नहीं है, मैं तो इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, बिल्कुल जायज नहीं है। कोई सरकार हिंदुस्तान में ये तो बिल्कुल जायज नहीं कि आप धरने पे और सड़क रोक कर बैठ कर जाएंगे और आप बोलेंगे कि ये ले लो और ये जो आपका धरना और ये है, ये सरकार ऐसे कानून वापस नहीं होते हैं और बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैं तो बिल्कुल पक्ष में हूं कि सरकार को किसी हालत में ऐसे कानून नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये किसी बाहरी व्यक्तियों के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। किसान हमारे भाइयों को नहीं समझा पा रहे और सरकार ऐसे चलती नहीं है। अगर सरकार सुधार नहीं करेगी, अगर ये करा अगर ऐसी बातें मान लेती तो आज जो हमारी इकोनॉमी है और हम जो ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आज हम पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हम पड़े रहते किसी दूसरे देशों जैसे। 1990 में अगर सरकार वो नहीं करती और हमारे लिबरल इकोनॉमी नहीं करती तो हमें दायरा अपना सोच का बढ़ाना पड़ेगा। और हम इस तरह का जो हथिया मॉडल और जो चल रहा है, जो शोषण का मॉडल जो 50 सालों से, तो सरकार उस मॉडल को, और मैं धन्यवाद दूंगा सरकार ने डेयरिंग वाला ये एक साहस का कदम उठाया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और हम उनके साथ में, हम अपने किसान भाइयों से वही विनम्र निवेदन है कि धरना, लेकिन सरकार को किसी हालत में कानून में संशोधन जो है वो मांगे, बिल्कुल उनकी मांग है, लेकिन कानून वापस लेना बिल्कुल देश के हित में नहीं होगा, देश के हित में नहीं होगा, किसानों के हित में नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपने बहुत बेबाकी से ये सारी बातें रखी। और चूंकि अभी सबसे बड़ा मसला यही है कि क्या ये जो कृषि कानून है ये किसानों के कितने हक में है। और चूंकि योगेश द्विवेदी जो खुद मध्य भारत कंसोर्शियम ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, यानी ढेर सारे एफपीओज का जो संगठन है उसके लिए काम करते हैं, वो उदाहरण के साथ बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, कौन से लाभ हो सकते हैं। और ये जरूरी है समझना, क्योंकि जिद से तो कोई बात बनती नहीं है। और खास करके अभी के समय में जब हम कह रहे हैं कि 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं किसानों की आमदनी दोगुना कर रही है, तो एमएसपी से तो नहीं हो सकती है, मंडी सिस्टम से नहीं हो सकती है। उसके लिए आपको क्रॉप वेरिएशन करना होगा, अलग अलग तरह की उपज उपजानी होगी, बाजार खोजना होगा, निवेश करने वाले लोग लाने होंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, सौदेबाजी हो किसान और कंपनी के बीच में, तो किसान को लीगल वैलिडिटी हो, यानी कानूनी समर्थन हो, वो सब इन कृषि कानूनों में है। और अच्छा है कि ज्यादातर जो किसान हैं, खास करके जो प्रगतिशील किसान हैं, वो इन बातों को समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगेश द्विवेदी जी ने। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।